एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक को शाम 7 बजे के करीब जगाया गया था। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था और उस वक्त उसे भूख लग रही थी। जफरी और पप्पू जाग रहे थे। शारिक ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। बाहर शाम का अंधेरा फैल रहा था। उसने फरीदा से कहकर चाय बनवाई। चाय पीने के बाद शारिक ने अपने साथियों को इशारा किया और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। अल्ताफ ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, एक बात जहन में रखना शारिक, अगर दोबारा तुम यहाँ आए तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। शारिक ने कहा, आप लोगों को हमारी वजह से जो जहनी कोफ्त हुई है उसका मुझे अफसोस है। अल्ताफ भाई, मैं मजबूरी के तहत यहाँ आया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी जो मुझे यहाँ लेकर आए। अभी शाम शुरू हुई थी। गली में लोगों की आमदोरफ्त थी। राशिद अली मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ चुका था। शारिक, पप्पू और जफरी ने चादरें ओढ़ ली। सबसे पहले राशिद ने जफरी को दरवाजे पर जाकर इस तरह रुखसत किया जैसे वो उसका मेहमान हो। उसके आधे घंटे के बाद अल्ताफ ने पप्पू को उसी तरह रुखसत किया। पप्पू की राइफल चादर में छुपी हुई थी। उसे चादर ओढ़े देखकर कोई शुबा नहीं कर सकता था कि उसके पास राइफल होगी। 9 बजे के करीब शारिक राशिद अली के साथ कमरे से निकलकर गेट पर आ गया। शारिक ने भी चादर ओढ़ रखी थी। उस वक्त गली में 3-4 लड़के खेल रहे थे। 2 आदमी बातें करते हुए दरवाजे के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने सरसरी से अंदाज में उनकी तरफ देखा। शारिक ने मुस्कुराते हुए राशिद अली से हाथ मिलाया और गली में एक तरफ चल पड़ा। राशिद अली उससे हाथ मिलाते ही मुड़ गया। उसने अंदर दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर लिया, जैसे डर हो कि शारिक दोबारा ना आ जाए। शारिक ने मुड़कर देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। सुबह के अखबारात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। बाज अखबारों ने तस्वीरें भी शाया की थीं। अखबारात ने लिखा था कि कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात कभी नहीं हुई, कि मकतूल को इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया हो कि उसके जिस्म की कोई हड्डी सलामत न रही हो। अखबारात के मुताबिक सिनेमा के मालिक हाजी अफजाल का भांजा मुनव्वर शहर का छटा हुआ बदमाश था। उसकी थाने में बाकायदा हाजिरी लगती थी। वो अपने इलाके में लोगों से भत्ते वसूल किया करता था। उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इलाके के लोगों की जिंदगी हराम कर रखी थी। उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पुलिस ने उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। इलाके के लोगों का कहना है कि हाजी अफजाल की वजह से मुनव्वर को पुलिस की पुष्टपनाही भी हासिल थी। अखबारात के मुताबिक गुज़श्ता शाम मुनव्वर मुल्तान रोड पर भल्ला स्टॉप पर बैठा लोगों से भत्ता वसूल कर रहा था कि शारिक और उसके साथी असलहे के जोर पर उसे अगवा करके ले गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी, लेकिन शारिक और उसके साथी बड़ी होशियारी से मुनव्वर को उस इलाके से निकाल कर ले गए। कई घंटों के बाद मुनव्वर को एक गठरी में बांध कर हाजी की कोठी के सामने डाल दिया गया। गठरी मुनव्वर के लाचे से बनाई गई थी। हाजी के घर वालों ने मुनव्वर को देखा तो कांप कर रह गए। वो टूटी हुई हड्डियों और गोश्त के लोथड़ों का ढेर था। ताहम उस वक्त उसमें जिंदगी की रमक मौजूद थी, लेकिन अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले वो खत्म हो चुका था। दूसरी खबर तेजाब अहाते में होने वाले पुलिस मुकाबले की थी। इस खबर के मुताबिक पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मौजू भी बदमाश था, लेकिन कई महीनों से वो गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए था। इत्तला के मुताबिक 2 रोज पहले शारिक ने उससे राब्ता किया था। पुलिस ने इस ख्याल का इजहार किया था कि मुनव्वर को अगवा करने, उस पर तशद्दुद करने और उसे गठरी में बांधकर हाजी की कोठी के सामने डालने में मौजू भी शारिक के साथ था। वापसी पर कोऑपरेटिव स्टोर के करीब गाड़ी की चेकिंग के दौरान उनका पुलिस से मुकाबला हो गया। तेजाब अहाते के इलाके में मौजू पुलिस के हाथों मारा गया, जबकि शारिक और उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी और रात भर उन्हें तलाश करती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस का ख्याल है कि शारिक और उसके साथी अब भी उस इलाके के किसी मकान में पनाह लिए हुए हैं। हो सकता है किसी मकान में घुसकर उन्होंने घर वालों को यरगमाल बना रखा हो, लेकिन ये इलाका इतना बड़ा है कि घर घर की तलाशी लेना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं। तीसरी खबर कार के बारे में थी जो शारिक और उसके साथियों के इस्तेमाल में थी और तेजाब अहाते के इलाके में दीवार से टकरा कर उलट गई थी। पुलिस की इत्तला के मुताबिक ये शहर की एक कार रेंटल एजेंसी से किराए पर ली गई थी। रजिस्टर में असगर अली का नाम लिखा गया था, जबकि जमानती के खाने में हाजी अफजाल का नाम लिखा हुआ था।
शोरूम के क्लर्क के बयान के मुताबिक वो कार ले जाने वाले को नहीं जानता था, लेकिन उसने हाजी अफजाल का हवाला दिया था जिस पर कार उसके हवाले कर दी गई थी। शोरूम के क्लर्क ने कार ले जाने वाले का जो हुलिया बताया था वो 100% शारिक का था। तीसरी खबर जो बॉक्स में शाया की गई थी सबसे ज्यादा सनसनीखेज थी, इफरीत की वापसी। इस उन्वान से शाया होने वाली खबर में मुख्तसर तौर पर शारिक के बारे में बताया गया था और आखिर में लिखा था कि ये इफरीत कई माह की गैर हाजिरी के बाद शहर में वापस आ गया है और इस मर्तबा इसका टकराव हाजी अफजाल के गिरोह से है। अखबारात ने लिखा था कि चंद महीने पहले हाजी ने शारिक की मुंह बोली माँ और बहन को बेइज्जत करके उनके घर से निकाल दिया था और उनके मकान पर कब्जा करके उसे फरोख्त कर दिया। शारिक ने शहर में वापस आते ही अपनी माँ और बहन की तौहीन का बदला लेने के लिए हाजी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। अखबारात ने शारिक के हवाले से समीना का भी तस्करा किया था और आखिर में लिखा था कि इन दोनों गिरोहों के तसादुम की वजह से शहर का अमन व सुकून बर्बाद होने वाला है, जिसमें बहुत से बेगुनाह भी मारे जा सकते हैं। अखबारात ने पुलिस के आला हुक्काम और हुकूमत से मुतालबा किया था कि शहर का अमन बरकरार रखने के लिए पेशबंदी और हिफाजती इंतजामात कर लिए जाएं। शारिक उस वक्त मुल्तान रोड वाली हवेली में बैठा हुआ था। जफरी और पप्पू भी मौजूद थे। गुज़श्ता रात राशिद अली के मकान से निकलने के बाद वो लोग अलग अलग रास्तों से यहीं आए थे। शारिक को अगरचे घर जाना था, लेकिन वो भी यहीं चला आया था। सुबह 9 बजे के करीब वो हवेली से निकलकर मेन रोड के बस स्टॉप पर चला गया था। नाश्ते और खाने पीने की चीजों के अलावा वो अखबार भी खरीद लाया था। पप्पू चूल्हे में आग जलाए नाश्ता तैयार कर रहा था और शारिक और जफरी दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठे हुए थे। शारिक अखबार पढ़ रहा था। अपने और हाजी के बारे में खबरें पढ़कर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। पप्पू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है शारिक बाबू, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? वो बरामदे से जरा हटकर दीवार के करीब बैठा हुआ था, जहां उसने ईंटें जोड़कर आरजी चूल्हा बना लिया था। चूल्हे पर चाय की पतीली रखी हुई थी। शारिक ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ये सोच रहा हूं कि हाजी की क्या हालत हुई होगी। मेरे ख्याल में ये उसकी जिंदगी का पहला मौका होगा कि किसी ने उसे इस तरह का तोहफा भेजा हो। मुनव्वर उसका भांजा था। उसकी लाश देखकर भी हाजी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो खुद दूसरों के साथ क्या किया करता रहा है। राजा अस्पताल में है। वो मरा तो नहीं, लेकिन उसकी हालत मुर्दों से बदतर है। जिस आदमी की टांगों और बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी गई हों, उसे जिंदों में कैसे शुमार किया जा सकता है? उस वक्त हाजी को जरा भी ख्याल नहीं आया था कि वो एक इंसान की जिंदगी मफलूज कर रहा है। उसने अपने आदमियों को हुक्म देने के लिए सिर्फ जबान हिलाई होगी, लेकिन अब अपने भांजे की लाश देखकर वो पागल हो गया होगा। उसने मेरे कत्ल की साजिश की, मेरी माँ और बहन को जलील किया, मेरे आदमी को मफलूज करके फेंक दिया। मैंने उसके खिलाफ अभी पहला कदम उठाया है। मैं हाजी से ऐसा इंतकाम लूंगा कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा। करीब बैठे हुए जफरी ने कहा, ऐसा ही होगा शारिक बाबू। रात को मौजू भी उसी की वजह से मारा गया है। हमने उसका इंतकाम भी लेना है। शारिक ने दांत भींचते हुए कहा, मैं उससे अपने एक एक आदमी का इंतकाम लूंगा। तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे कोई खौफ नहीं है। पप्पू ने कहा, हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं शारिक बाबू। वो पतीली चूल्हे से उतार कर चाय उंडेलने लगा। जफरी ने चारपाई पर ही चादर बिछा दी थी और फिर थैले में से डबल रोटी वगैरह निकाल कर चादर पर रखने लगा। शारिक मक्खन, अचार और जाम वगैरह भी लेकर आया था। इस हवेली के बावर्ची खाने में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। पिछली मर्तबा जब वो समीना के साथ यहाँ आकर रहा था तो उसने हर चीज लाकर रख दी थी और उस वक्त बाजार से नाश्ते के अलावा दोपहर के पकाने के लिए गोश्त और आटा वगैरह भी ले आया था। पप्पू चाय लेकर आ गया। वो तीनों चारपाई पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। शारिक ने डबल रोटी के पीस पर मक्खन लगाते हुए कहा, हमें कम से कम 24 घंटे इस हवेली में रहना होगा। पूरे शहर में हमारी तलाश हो रही होगी। बाहर निकलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैं खाने पीने का सामान ले आया हूँ। सालन तो मैं पका लूंगा, रोटी कौन पकाएगा? पप्पू ने कहा, मैं पकाऊंगा शारिक बाबू। सालन भी मैं पका लूंगा। मेरे हाथ का पका हुआ सालन खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। शारिक बोला, ठीक है, ये काम तुम ही संभाल लो। नाश्ते के साथ साथ वो सूरत हाल पर भी तबसरा करते रहे। फिर जफरी इधर उधर देखते हुए बोला, ये हवेली किसकी है शारिक बाबू? शारिक बोला, बस अपनी ही समझो। अगर तुम्हें ये हवेली पसंद आ गई हो तो मुस्तकिल तौर पर यहाँ रह सकते हो। जफरी बोला, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ शारिक बाबू। अपनी जिंदगी ही फुटपाथ पर खोलियों और तवेलों में गुजरी है। मैं तो इस हवेली के बारे में किसी और नजरिए से पूछ रहा था। शारिक बोला, क्या नजरिया है तुम्हारा? जफरी बोला, इस हवेली को हम अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। आसपास ज्यादा आबादी नहीं है। हमारी आमदोरफ्त के बारे में लोगों को पता भी नहीं चलेगा। शारिक बोला, मुस्तकिल नहीं, अलबत्ता हम हंगामी सूरत हाल में इस हवेली को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर आने जाने की सूरत में हम यहाँ दूसरों की नजरों में आ सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसी चीज डलवा दी जाए कि हमारे कभी कभार आने का जवाज भी रहे।
पप्पू ने कहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें स्क्रैप ढेर कर दिया जाए। यहाँ जगह तो बहुत है, एक कोने में ढेर लगा देंगे, लोगों को यही पता चलेगा कि हम स्क्रैप का बिजनेस करते हैं। शौरिक बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक है। एक मर्तबा पहले भी हम यहाँ स्क्रैप लेकर आए थे, अब भी स्क्रैप ही मुनासिब रहेगा। वो लोग नाश्ता कर चुके थे। पप्पू ने बर्तन वगैरह धोकर रख दिए। शौरिक तो चारपाई पर लेट गया और पप्पू और जफरी उठकर हवेली का जायजा लेने लगे। हवेली का सहन बहुत वसी और अरीज था। उसमें मुख्तलिफ जगहों पर शीशम के कई दरख्त थे। दाईं तरफ वाली दीवार के करीब दरख्तों के साए में एक छोटा कुआं भी था, जिस पर चरखी लगी हुई थी। पीने का पानी उस कुएं से इस्तेमाल होता था। हवेली के पिछली तरफ भी काफी कुशादा जगह थी। उस तरफ भी कोने में एक कुआं था। उस कुएं का कुतर 20 फुट से भी ज्यादा था, लेकिन उस कुएं पर चरखी नहीं थी। ये कुआं बरसों से ऐसे ही पड़ा था और उसका पानी इस्तेमाल नहीं होता था। कुएं के मुंह पर बीचों बीच एक बहुत मोटा शहतीर पड़ा हुआ था और कुएं का ज्यादा हिस्सा दरख्तों की मोटी मोटी खुश्क शाखों से ढका हुआ था। वो दोनों हवेली की इमारत के ऊपर से घूमकर दोबारा बरामदे की तरफ आ गए और अंदर दाखिल होकर कमरों का जायजा लेने लगे। तमाम कमरों के दरवाजे खुले थे, अलबत्ता एक अंदरूनी दरवाजे पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। वो दोनों बाहर आ गए और दूसरी चारपाई खींचकर शौरिक के करीब बैठ गए। शौरिक अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। पप्पू उसकी तरफ देखते हुए बोला, शौरिक बाबू, तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इस कमरे में क्या है? शौरिक बोला, कल रात तुम लोग मुझसे पहले यहाँ आ गए थे। हवेली की चाबियां भी तुम्हारे पास थीं, वो कमरा भी खोल कर देख लिया होता। पप्पू ने कहा, तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते ना शौरिक बाबू। शौरिक ने हंसते हुए चारपाई के सरहाने पड़ा हुआ चाबियों का गुच्छा उठाकर उसकी तरफ उछाल दिया। बोला, अब मेरी इजाजत से वो कमरा खोल कर देख लो। वो दोनों उठकर फिर बरामदे में दाखिल हो गए और थोड़ी देर के बाद जब वो उस कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वहां सफेद पाउडर के भरे हुए थैले और असलहे की पेटियां देखकर उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो फौरन ही बाहर आ गए और कमरे का ताला लगाकर तेज तेज शौरिक के पास पहुंचे और चाबियों का गुच्छा उसकी चारपाई पर फेंक दिया। पप्पू ने हैरत से कहा, ये सब कहां से आया शौरिक बाबू? शौरिक बोला, ये माल 1 अरब से ज्यादा मालियत का है और कई महीनों से यहाँ पड़ा हुआ है। उन दोनों पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो गुंडे और बदमाश तो थे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं देखा था। उनकी बदमाशी कमानीदार चाकू पर या ज्यादा से ज्यादा पिस्तौल पर चलती थी और यहाँ बड़ी तादाद में जदीद तरीन असलहा रखा हुआ था। वो हिरोइन की पुड़ियां बेचते रहे थे। पाव भर से ज्यादा हिरोइन कभी नहीं देखी थी और यहाँ करोड़ों रुपए मालियत की हिरोइन रखी हुई थी। शौरिक बोला, मैं अपने दोस्तों पर एतमाद करता हूँ। इस हवेली की चाबियां मेरी अदम मौजूदगी में दीवार की खोली में पड़ी रहती हैं और चाबियों की जगह का तुम लोगों को भी पता चल गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये माल 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का है, लेकिन मुझे तुम लोगों पर एतमाद है। जफरी बोला, तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी शौरिक बाबू। तुमने हम पर एतमाद किया है, हम अपनी जानें देकर भी तुम्हारे एतमाद को कायम रखेंगे। शौरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। वो काफी देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर पप्पू उठकर बावर्ची खाने चला गया। सारा सामान वहां मौजूद था। गोश्त और सब्जी भी वहीं रखी हुई थी। वो सालन बनाने की तैयारी करने लगा। शौरिक का ज्यादा वक्त चारपाई पर लेटे ऊँघते हुए गुजरा था। दोपहर का खाना खाने के बाद तो वो तीनों सो गए थे। शीशम की ठंडी छांव में ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। शौरिक की आंख 6 बजे के करीब खुली थी। जफरी और पप्पू पहले ही जाग गए थे। शौरिक के जाग जाने के बाद पप्पू चाय बनाने लगा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। जफरी ने बरामदे का बल्ब जला दिया था। अंधेरा फैलते ही मच्छर उन्हें परेशान करने लगे। वो अपनी चारपाइयां उठाकर बरामदे के साथ पहले कमरे में आ गए। यहाँ लाइट भी मौजूद थी और छत पर पंखा भी लगा हुआ था। तकरीबन 8 बजे के करीब उन्हें यूं लगा जैसे कोई गाड़ी हवेली के फाटक के सामने रुकी हो। शौरिक की हिदायत पर पप्पू ने कमरे और बरामदे की बत्तियां बुझा दी। पप्पू और जफरी ने अपनी अपनी क्लैशनकोफ राइफलें संभाल ली। शौरिक का पिस्तौल भी उसके हाथ में आ गया था। वो तीनों बरामदे में आ गए। हवेली के फाटक की झरियों से रोशनी नजर आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो गाड़ी गेट के ऐन सामने खड़ी थी और उसका रुख फाटक की तरफ था। कुछ ही देर के बाद फाटक पर जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी। फाटक लकड़ी का था, इसलिए ज्यादा आवाज नहीं फैल रही थी। उसके फौरन ही बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, शापरी दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारी दोस्त। शौरिक ये आवाज सुनकर चौंक गया। उसने समीना की आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसने शापरी का नाम लेकर आवाज दी थी और ये बात शौरिक की समझ में नहीं आई थी। जफरी ने सरगोशी की, कोई औरत है, शायद गलती से यहाँ आ गई है। शौरिक बोला, नहीं, वो सही जगह पर आई है। ये समीना है, तुम जाकर दरवाजा खोल दो, लेकिन होशियार रहना, हो सकता है हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की जा रही हो। जफरी राइफल संभाले गेट की तरफ चल पड़ा।
शारिक बरामदे से निकलकर दरख्त के तने की आड़ में खड़ा हो गया। पप्पू को उसने दूसरी तरफ जाने का इशारा किया था। इस दौरान जफरी फाटक के पास पहुंच चुका था। उसने जंजीर निकालकर भारी कुंडा खोल दिया और तेजी से एक तरफ हट गया। बाहर से किसी ने धक्का देकर फाटक को थोड़ा सा खोला और उसके फौरन ही बाद समीना अंदर दाखिल हुई। जफरी ने उसे फौरन ही राइफल की जद पर ले लिया। जफरी के हलक से गुर्राहट निकली, रुक जाओ, कौन हो तुम? समीना बड़ी तेजी से आवाज की तरफ घूम गई। वो कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में थी, लेकिन जफरी तारीकी में और समीना उसे नहीं देख सकती थी। समीना ने तारीकी में घूरते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, तुम कौन हो? शारिक कहाँ है? तारीकी में क्यों खड़े हो? रोशनी में आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। जफरी ने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? समीना बोली, अकेली हूं। शारिक कहाँ है? इस दौरान शारिक भी दरख्त की आड़ से निकलकर सामने आ गया। उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि समीना अकेली है। शारिक ने वहीं से पुकारा, जफरी फाटक खोल दो। समीना, गाड़ी अंदर ले आओ। समीना मुड़कर गेट से बाहर चली गई और जफरी ने गेट पूरी तरह खोल दिया। समीना गाड़ी अंदर ले आई तो जफरी ने फाटक बंद कर दिया। समीना ने गाड़ी आगे लाकर रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर आई। शारिक ने करीब आते हुए पप्पू को इशारा किया। उसने आगे जाकर बरामदे और कमरे की बत्तियां जला दी। शारिक ने समीना की तरफ बढ़ते हुए पूछा, खैरियत समीना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? समीना उसके साथ चलते हुए बोली, इन हालात में अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि तुम कहाँ हो सकते हो। वैसे ये लोग कौन हैं? शारिक बोला, अपने ही आदमी हैं। आओ अंदर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। माँ जी और रजिया कैसी हैं? समीना बोली, वो दोनों तुम्हारे लिए परेशान हैं। शारिक मुस्कुराया, बोला, शायद इसीलिए तुम यहाँ आई हो। समीना बोली, हाँ, लेकिन मेरे आने की वजह एक और भी है। वो बरामदे में से गुजरते हुए कमरे में पहुंच गए थे। शारिक ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा, क्या वजह? समीना बोली, अभी बताती हूँ, लेकिन क्या यहाँ चाय का बंदोबस्त हो सकता है? मैंने अभी तक शाम की चाय नहीं पी। शारिक को समझने में देर न लगी कि समीना पप्पू की मौजूदगी में कोई बात नहीं करना चाहती। जफरी पहले ही बाहर था। शारिक ने पप्पू से चाय बनाने को कहा और जब वो कमरे से निकल गया तो शारिक समीना की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, अब बताओ क्या मामला है? समीना बोली, आज सुबह अखबार में ये सब कुछ पढ़ने के बाद रजिया और माँ जी बहुत परेशान हो गई हैं। रजिया को तो मैंने सारी बात समझा दी है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन माँ जी को कैसे समझाऊं? वो सिर्फ एक ही बात पर तकरार कर रही हैं कि सब कुछ छोड़कर हम किसी दूसरे शहर चले जाएं। शारिक ने कहा, दूसरे शहरों में भी हाजी जैसे लोग बसते हैं। बहरहाल मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा और माँ जी को समझा दूंगा। और कोई खास बात? समीना बोली, हाँ, सुहेल को हाजी के आदमी उठा कर ले गए हैं। शारिक उछल पड़ा, बोला, क्या? ये कब की बात है? समीना बोली, सुबह अखबार पढ़ने के बाद मैं भी तुम्हारे बारे में परेशान थी। मेरा ख्याल था कि तुम जहां कहीं भी होगे फोन पर मुझसे राब्ता करोगे, लेकिन 4 बजे तक तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली तो मैंने सुहेल को फोन किया। फोन रशीद ने उठाया था। उसने बताया कि तकरीबन आधा घंटा पहले हाजी के 3 आदमी रेस्टोरेंट में आए थे। वो पहले तो सुहेल से तुम्हारे बारे में पूछते रहे, फिर असलहे के जोर पर उसे एक कार में बिठा कर ले गए। शारिक बोला, रशीद को कैसे पता चला कि वो हाजी के आदमी हैं? समीना बोली, वो लोग जाते हुए पैगाम दे गए थे कि अगर आज आधी रात तक शारिक ने अपने आप को हाजी के सामने सरेंडर न किया तो न सिर्फ वो सुहेल को कत्ल कर देंगे बल्कि माँ जी और रजिया को भी तलाश करके खत्म कर दिया जाएगा।